हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन से यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी के लिए सेट नंबर 6 देखेंगे। इसके आंसर को देखेंगे, थोड़ा बहुत इसके सॉल्यूशन को भी डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है। पहला, इक्तादारी व्यवस्था, दूसरा मुद्रा प्रणाली, तीसरा सैन्य संगठन और चौथा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने ये तीन की तीनों व्यवस्थाएं शुरू की थी। ठीक है, तो सबसे पहले इक्तादारी जो व्यवस्था था ये भी इल्तुतमिश ने चलाया था। इक्तादारी व्यवस्था क्या थी? यह भूमि पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, इल्तुतमिश क्या था? ये तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश क्या था? ये तुर्क था। ठीक है, इल्बरी तुर्क। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य भी पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया है। इसने क्या किया? बदायूं की जामा मस्जिद जो है ये भी इसने बनवाया है। और इल्तुतमिश ने दो महत्वपूर्ण धातुओं के सिक्के चलाए। एक तो चलाया था ये चांदी का और दूसरा चलाया था टंका का। चांदी का मतलब ST होता है ना, S से हो जाएगा सिल्वर और T से हो जाएगा टंका। ठीक है, तो चांदी का जो चलाया उसको टंका कहा गया तथा तांबे का जो चलाया उसको जीतल कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में यह है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत की फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, यह किस नाम से जाना जाता है। तो जो ये अकबर के समय में जब महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ उसको रज्मनामा कहते हैं, या इसी को युद्धों की पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक, रज्मनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में करने वाला बदायूनी, ये काम किसने किया था? तो ये काम किया था बदायूनी ने। ठीक है, यह काम बदायूनी ने किया था। नकीब खां तथा अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख मुल्तान सुल्तान आदि ने किया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है। तो गायत्री मंत्र का जो संबंध है वह किस देवता से है? तो यह तीसरे में हो जाएगा भी सावित्री। ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो यह सावित्री से है। ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध सावित्री देवता से है। सावित्री जो थी ये प्राणदायी देवी माना गया है। सावित्री को इसमें क्या माना गया है? प्राणदायी देवी माना गया है। सावित्री की स्तुति में गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो ये जो गायत्री मंत्र है इसको किसने रचा किया है? तो विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इंद्र ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। अगर ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता की बात करेंगे तब हम लोग इंद्र को लगाएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का संबंध किससे है तब ये सावित्री थे। सोम देवता को समर्पित ऋग्वेद का 9वां मंडल है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह किसको समर्पित है? सोमदेव को। ठीक है, और ऋग्वैदिक में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। तो अगर कभी पूछा जाए कि ऋग्वैदिक में सबसे पवित्र नदी कौन थी तो वह थी सरस्वती। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है। हाथी किस चीज़ का प्रतीक है? तो हाथी जो है ये बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। ठीक है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो कम से कम आयु है वह 15 वर्ष होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। इसमें यह माना जाता है कि आदमी मरने के बाद पुनः पैदा होगा। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? ठीक है, तो यह संचालन किया था सदाशिवराव भाऊ ने। सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठों का नेतृत्व विश्वासराव ने पानीपत के 3rd युद्ध में किया। ठीक, विश्वासराव पेशवा का पुत्र था। ये जो विश्वासराव थे ये किसके पुत्र थे? पेशवा के। ये नाम मात्र का नेतृत्व किया, वास्तविक नेतृत्व पेशवा का भाई सदाशिवराव भाऊ ने किया। ठीक, बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें मराठों की हार हो गई थी।
और माधवराव नारायण प्रथम 1761 ईस्वी में पेशवा बने थे। ठीक, कुछ चीज़ें और पानीपत के नाम पे देख लेते हैं कि पानीपत का जो पहली लड़ाई हुई थी वह कब हुई थी? वह हुई थी 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वह कब थी? 1556 में। इस लड़ाई में अकबर ने हेमू को हरा दिया था। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में लिखिए। मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सबसे सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा? पहले हुआ था कौन सा? ये मिंटो मार्ले सुधार। ठीक है, तो पहले होगा ये कब हुआ था? ये हुआ था, देखिए मिंटो मार्ले सुधार जो था यह था 1909 में। ठीक, उसके बाद क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ना, ये आया था आपका 1919 में। ठीक, फिर क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ये जो आया था ये आया था 1942 में क्रिप्स मिशन। और कैबिनेट मिशन जो आया था यह आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। तो अगर हम लोग कूट देखा जाए तो पहले होना चाहिए 1, फिर 4, फिर 2, फिर 3। 1, 4, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यह है, संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी इनिवेशन ने बनाया, सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने बनाया था सैन फ्रांसिस्को में। और होम रूल लीग पूना में जो बनाया था ये तिलक साहब ने बनाया था, बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी सही है। लेकिन जो डी में है इंडियन एसोसिएशन NM जोशी, ये गलत है। इंडियन एसोसिएशन जो बनाया गया था यह आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ठीक है ना, तो ये कब प्रदर्शित हुई थी? यह हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी। ठीक है, तो हम इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी चीज़ें 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत भारत सचिव के अधिकारों में कटौती की गई और इसका वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिए जाने का प्रबंध किया गया। ठीक, 1920 में सर विलियम म्योर को भारत का प्रथम उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि भारत का विभाजन बाल्कन प्लान उपज था। ठीक, तो यह किसकी उपज थी? तो यह उपज थी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। ठीक है ना, जो भारत का विभाजन हुआ था यह किसकी देन है? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। ठीक, तो देखिए माउंटबेटन ने अपने विभाजन तथा स्वतंत्रता की योजना प्रस्तुत की, जिसे 3 जून की योजना भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? 3 जून की योजना कहा जाता है। ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे ये थे JB कृपलानी। और कांग्रेस का जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये याद रखिएगा। और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल कहाँ पे थे अध्यक्ष? इलाहाबाद में थे। ठीक है, और बदरुद्दीन तैयबजी जो थे ये मद्रास में थे। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी के बारे में बताना है। तो नंदा देवी चोटी जो है यह कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। और नंदा देवी चोटी की जो ऊंचाई है वह 7817 मीटर है। ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई है उसे क्या कहा जा रहा है? रावी नदी पे जो योजना बन रही है उसका नाम क्या कहा गया? थीन बांध योजना। ठीक है ना, थीन बांध योजना। टिहरी बांध योजना जो है, ये जो पहला ऑप्शन है टिहरी बांध योजना भागीरथी नदी पर स्थित है, जिससे उत्तराखंड लाभान्वित होता है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर। ये कितना है? 261 मीटर टिहरी बांध। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट से देखना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्षोभ मंडल, सामान्य ताप पतन दर, क्षोभ मंडल जो होगा यह सामान्य ताप
पतन दर। और दूसरा जो दिया हुआ समताप मंडल, इसमें क्या होता है ना कि वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है, वायु की क्षैतिज धारा का प्रवाह होता है। और जो ओजोन मंडल है इसमें परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेता है ये ओजोन मंडल। और आयन मंडल जो है ये सबसे ऊपर होता है और ये क्या होता है, ये विद्युत चुम्बकीय किरणों का परावर्तन करता है। तो हम लोग ऑप्शन हमारा मिलेगा क्या, 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2 ना, 4 3 1 2, ठीक, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 14। यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। यमुना नदी के जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो हमारे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में है आगरा, ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से यमुना नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है वह क्या है, आगरा। ऋषिकेश नहीं है, ऋषिकेश तो गंगा के किनारे, बद्रीनाथ और फर्रुखाबाद नहीं। देखिए नदियों को देख लीजिए कि गंगा नदी के किनारे जो इम्पोर्टेंट्स हैं, तो गंगा नदी के किनारे जो इम्पोर्टेंट है हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है और वाराणसी है, ठीक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से हमको मिलाना है और कूट बताना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में सतलज, तो सतलज का जो उद्गम स्थल है वह राकसताल है। सतलज का उद्गम जो है राकसताल से और झेलम का शेषनाग से, झेलम शेषनाग। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से है और नर्मदा जो है ये अमरकंटक से है। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16। कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः, ऑप्शन हमसे ये कह रहा है कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः क्या होती है, यह होती है बेलोचदार, ठीक है ना। देखिए भारत में 48% रोजगार कृषि क्षेत्र ही उपलब्ध कराता है, 48% जो रोजगार है वह एग्रीकल्चर से ही मिलता है, ठीक है ना। और कृषि उत्पादों में भारत का जो मुख्य फसल वह चावल और गेहूं है। आइए नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है मत्स्य उद्योग से संबंधित है, ठीक। मत्स्य उत्पादन में चीन का पहला स्थान, अगर इसमें पूछा जाए सबसे नंबर 1 पे कौन है तो वह चाइना है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछली पकड़ा जाता है। और हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अमृत क्रांति जल संरक्षण से है, ठीक है ना। और पीली क्रांति का जो संबंध होता है वह तिलहन या दलहन उत्पादन से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यह है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी अगर है तो वह है पारादीप में, ठीक है ना, पारादीप में है, ठीक। सबसे बड़ी रिफाइनरी पारादीप में है, उससे बराबर ही है पानीपत, लेकिन पानीपत में ऑप्शन नहीं है। पारादीप और पानीपत दोनों की जो क्षमता है वह 15 टन है। उसके बाद मथुरा में है, इसकी क्षमता 8 टन है। और फिर हल्दिया में है, इसकी क्षमता भी 8 टन है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो ये न्यू दिल्ली में है। आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, धान है, मक्का है, मूंगफली है, लेकिन मसूर जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। मक्का जो है खरीफ की फसल, मसूर है ये, तो मसूर जो है ये नहीं है। धान, मक्का और मूंगफली है और मसूर नहीं है, ठीक। मक्का जो है खरीफ फसल के साथ रबी फसल में भी बोई जाती है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया था। तो ये कब कराया गया था, यह कराया गया था 1977 में, ठीक है। यह कब कराया गया था, 1977 में, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1951 में। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन पहला जो सर्वेक्षण कराया गया वह 1977 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में यह है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है। तो वह जो अनुपात था वह सबसे कम जो था वह था कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। भारत की जो पार्लियामेंट है इसका उद्घाटन हुआ था 1927 में,
ठीक। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। 1927 को मद्रास में कांग्रेस की 33वां अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग भी की गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये भी है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये भी है। लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक जो परिभाषित किया गया है या किस में किया गया है? धन विधेयक किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 जो है यह धन विधेयक से संबंधित है। ठीक। फिर देखिए, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रतिभूति देने का विनिमय करता है। भारत सरकार की संचित निधि में धन का विनियोग होता है, ये भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, यानी किसके थ्रू ग्राम पंचायत बनाई जाती है? तो वह है अनुच्छेद 40। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? सही क्या है? तो विटामिन ए से रिकेट्स, ये तो गलत है। विटामिन ए से रिकेट्स नहीं होता बल्कि क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है। विटामिन B1 से बेरी बेरी, ये सही है। ठीक। और यही हमसे पूछा जा रहा है कौन सही है। विटामिन सी से दे रहा है स्कर्वी, तो विटामिन सी से स्कर्वी भी सही है। ठीक। और क्या दे रहा है? बस ठीक, यानी दूसरा और तीसरा सही है। तो हमको देखना होगा दूसरा और तीसरा किस में दिया है, तो ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, सेकंड और थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 27 में इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। इको मार्क वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, तभी वह इको मार्क मिलेगा। इको मार्क जो है कब से दिया जाता है? तो इको मार्क 1992 से दिया जाता है। ठीक है। और जो ISI है, ISI जो मार्क दिया जाता है, ISI मार्क, यह औद्योगिक उत्पादों के लिए दिया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? परासरण से। ऑस्मोसिस अगर हम लोग पढ़ेंगे कभी तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में यह है निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ठीक है ना। तो 29 में क्या होगा? हमारा ए सही है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। तो ऑप्शन नंबर ए हम सही है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिजन या एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षा की कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए कौन बढ़ाएगा? एंटीजन बढ़ाएगा। ठीक है ना। एंटीजन एक तरह का होता क्या है? तो एंटीजन एक तरह का प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, ये दे रहा है 5 बार 1 है और पूछ रहा है इसका वर्ग क्या होगा। तो इसका जो वर्ग होगा वह होगा C, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो सही होगा यह होगा डी। मैथ के सवालों के लिए सेपरेट वीडियो है, डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा? तो 33 में जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? वह सी होगा, सी। ठीक है। 33 में सी। क्वेश्चन नंबर 34 का जो ऑप्शन सही होगा, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक का औसत 12 और छात्राओं के प्राप्तांक का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा क्या? 20। क्वेश्चन नंबर 35, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 है? तो एक दिन का कितना प्रतिशत 18 है? तो 1.25, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन
ढाक के वही तीन पात होना, इस मुहावरे का क्या मतलब होता है? तो इस मुहावरे का मतलब होता है सदा एक सा रहना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, आंदोलन शब्द का समानार्थक शब्द चुनिए। तो 37 में आंदोलन के जैसा ही अगर कुछ शब्द चुनना हो तो वह अभियान होगा। अभियान जो है इसका समानार्थक शब्द है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 में है अल्पज्ञ शब्द का सटीक विलोम शब्द का चयन करिए। अल्पज्ञ का सबसे सही विलोम होगा, सबसे सही विलोम जो होगा वह होगा सर्वज्ञ। चलिए 39 में दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में है? ठीक है, तो यह किस कविता में है? सूर्यकांत निराला की सरोज स्मृति में है। आइए देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादित पत्रिका कौन थी? यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो ये करते थे किसका? सरस्वती का करते थे। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे ये पैसेज है, पॉज करके पैसेज को पढ़ लेंगे, आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में जो सही ऑप्शन होगा डी होगा। ठीक है, 41 में ऑप्शन डी सही होगा। फिर आ गया 42 में जो सही होगा 42 में होगा सी। 43 में कह रहा है 43 का जो सही आंसर होगा वह होगा डी, और 44 का जो सही आंसर होगा वह होगा बी, हैज। आइए 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा डी। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी हैं, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है, विज्ञान संस्कृत के नीचे है। तो बताइए सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? ठीक है ना, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा अर्थशास्त्र। सबसे पहले ऊपर जो होगी बुक होगी अर्थशास्त्र, फिर होगी गणित, फिर उसके बाद होगा हिंदी, फिर उसके बाद होगा संस्कृत, और अंत में क्या होगा? वह होगा विज्ञान। तो पूछा जा रहा है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? तो होगा विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में ये कह रहा है किसी महिला की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। उस आदमी का उस विवाहिता उस महिला से क्या संबंध है? तो वह जो आदमी होगा वह उसका भाई होगा। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्येक प्रश्न चिन्ह में यानी दोनों के रिलेशनशिप बनाना है। तो तापमान को नापते हैं डिग्री में, तो उसी तरह से दूरी को नापा जाता है किसमें? किलोमीटर में। दूरी को किलोमीटर में, तापमान को नापते हैं डिग्री में तो दूरी को नापेंगे किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन 49, आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ा हो तो संजय किस दिन पैदा हुआ? ठीक है, तो संजय जो है पैदा हुआ किस दिन? वह पैदा हुआ मंगलवार को, ऑप्शन नंबर सी। 35 लड़कों की एक कक्षा में ऊपर से असीम का क्रम 12वां है, नीचे से उसका क्रम क्या होगा? तो अगर ये 35 लोग हैं, 12 ऊपर है तो इसका मतलब है कि 11 इसके ऊपर होंगे, और 12 ऊपर है तो नीचे होंगे कितने? 25 नहीं, 12 लड़के हैं यहाँ तक आते हुए, 35 होने चाहिए, तो ये हो गए 23। तो 23 बच्चे इसके नीचे होंगे, 11 बच्चे इसके ऊपर होंगे, और ये 12वां बच्चा है। तो नीचे से जब हम गिनेंगे तो इसका जो क्रम आएगा वह आ जाएगा 24। ठीक है ना, तो ऑप्शन आ जाएगा 50 का ए। 51 देखते हैं, किन दो सार्वजनिक टीवी चैनल का विलय करके उसे संसद टीवी नाम दिया गया है? ठीक है, संसद टीवी जो नाम दिया गया है वह डीडी नेशनल और लोकसभा टीवी को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, नहीं, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला करके बनाया है। इसमें पहला नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। 51 में डी होगा, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके एक टीवी बना दिया गया है, एक टीवी चैनल, उसका नाम रख दिया गया है संसद टीवी। फिर चलिए, घरई की पहचान चेलिक नाम अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो यह किस राज्य में की गई है? यह उत्तराखंड में की गई है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो यह कौन सा होगा? तो यह होगा द्वारका एक्सप्रेसवे। 53 में बी। 54 देखिए, ISSF विश्व कप शॉटगन में रजत पदक विजेता कौन है?
तो इसमें कौन है? 54 में हो जाएगा भारत। 55 में वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला पहला देश कौन है? तो वैक्सीन पासपोर्ट शुरू करने वाला जो पहला देश है वह है इजराइल, जो कि यहूदियों का देश है और यहाँ की जो मोसाद है पूरी दुनिया में 1 नंबर की मानी जाती है एजेंसी। आइए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि 56 कह रहा है फाल्कन क्लाउज 4 नामक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो फाल्कन क्लाउज जो हुआ था यह हुआ था अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में। ठीक। 57 संजीव कोहली को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है सर्बिया में। संजीव कोहली को संजिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 पीएम मोदी ने जापानी जेन गार्डन और काइजेन अकादमी का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? तो इन्होंने इसका वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया था? अहमदाबाद से किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 में है निम्न में से कौन सेबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए हैं? इसमें चुने गए हैं डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी और डॉक्टर सोनू गांधी। ये सभी लोग चुने गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 भारत का पहला राज्य कौन है जिन्होंने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू किया है? तो यह कौन है? यह बिहार राज्य है। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक। तो कौन उत्तर प्रदेश? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये भी है यूपी में, बकरी अनुसंधान संस्थान ये भी है, नेशनल फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये यूपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग 12 क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है शब्द TEE किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जो टी शब्द है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है गोल्फ से। क्वेश्चन नंबर 63 भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन जो है 1928 में CV रमन ने यह खोज की थी जिसे बाद में रमन प्रभाव कहा गया। यानी CV रमन ने एक खोज की थी, उसी खोज को क्या कहा गया? CV रमन प्रभाव कहा गया और इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 65 ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 शंभू महाराज संबंधित हैं। शंभू महाराज किससे संबंधित हैं? तो शंभू महाराज क्या शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, भरतनाट्यम से या कथकली से? तो जो शंभू जी महाराज हैं ये संबंधित हैं शास्त्रीय नृत्य से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये कौन सा पुरस्कार होता है? यह होता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 66 में बी। 67 सुगम संगीत गायन शैली हेरी एक श्रृंगारिक रचना है। यह एक श्रृंगारिक रचना है किसकी? तो यह एक श्रृंगारिक रचना है ब्रज क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 68 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था मैड्रिड में। ठीक है ना, मैड्रिड में हुआ। और ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में है स्पाइसजेट बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह किसके अंतर्गत आता है? यह आता है वाणिज्य और उद्योग के। देखिए अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो जो संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है वह है अरबी। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या हो गई है? अरबी। केवल 2 भाषा अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी को संचालन भाषा माना गया है यहाँ पे। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ये एक हिंदी का पैसेज है, पॉज करके पढ़िए, आंसर देखिए।
क्वेश्चन नंबर 71 में जो सही होगा, 71 में होगा बी। 72 में सही ऑप्शन जो बनेगा हमारा वह बनेगा सी, और 73 में जो बनेगा वह बनेगा डी। 74 का सही ऑप्शन है, 74 का सही ऑप्शन है डी, ठीक है। और 75 का भी सही ऑप्शन क्या बनेगा, डी। फिर ये अगला पैसेज, सेवेंटी सिक्स में बनेगा डी, दोनों का विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। 77 में इसमें भी बी, 78 में सी, 78 में सी, और 79 में जो हमारा है वह है ए। और क्वेश्चन नंबर 80, गरीब तथा दीन दुखियों को देखकर 80 में बी, हृदय दुखी तथा द्रवीभूत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, ये चार्ट है, बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और या तो मैथ की वीडियो देखिए। देखिए 81 क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर होगा वह होगा सी। सी में क्या होगा, 122%, ठीक है। फिर 82 में जो ऑप्शन बनेगा हमारा वह बनेगा बी, 1999 से 2000। फिर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर है वह है ए, 1997। 84 का जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, वह होगा बी, वह होगा बी, 33,500। क्वेश्चन नंबर 85 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9,000 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर देखिए 86 और 90 के लिए ये चार्ट है, पाई चार्ट। इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही ऑप्शन है वह है डी। 87 इसका भी होगा सही आंसर डी। 88 का भी डी ही होगा, 21.6 डिग्री। और 89 में जो होगा वह बी होगा। और क्वेश्चन नंबर 90 में आपका जो आंसर बनेगा वह बनेगा ए, 43.2 डिग्री। फिर ये नेक्स्ट चार्ट, इसको रफ पे बनाइए और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 91 का जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा ए, 18.75। 92 में जो बनेगा हमारा ऑप्शन, 92 का ऑप्शन क्या बनेगा, 92 का ऑप्शन बनेगा ए, 63 डिग्री। 93 का ऑप्शन क्या है, डी, 6। और 94 का जो ऑप्शन है वह भी डी है, 94 का 87:100। 95 में सी होगा, 4.7। उसके बाद फिर से ये चार्ट है, हम लोग इसको देखेंगे, रफ पे बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। 96 में जो होगा वह होगा बी, 117। 97 में क्या होगा, ए, 190। 98 में क्या होगा, ए, 20। और 99 में क्या होगा, 99 में होगा बी, 270। और क्वेश्चन नंबर 100 में वर्ष 2013 की औसत कृषि भूमि लगभग क्या है, तो यह है सी, 139। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।